दरअसल आज जिस घटना की कहानी मैं आप लोग के सामने लेकर आया हूं, यह घटना बड़े खतरनाक तरीके से श्रुति नाम की लड़की के साथ घटी थी। तो बात यह है, जब श्रुति क्लास 9th में पढ़ रही होगी, 2018 या 19 की बात है, तब उसने कुछ ऐसा फेस करी थी जो कि बहुत सारे लोगों के लिए अविश्वसनीय है। तो चलिए श्रुति की जिंदगी को ठीक तरीके से एक्सप्लोर करते हैं और जानते हैं उस खौफनाक घटना की कहानी को। तो भाई श्रुति की बहन प्रांजल, इसके मम्मी पापा, ये चारों लोग मुंबई के एक फ्लैट में रहकर अच्छी खासी अपनी जिंदगी काट रहे थे। एक समृद्ध से इलाके में रहते थे, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं थे लाइफ में। एक दिन की बात है, जब ये क्लास 9 में थी, जो मैं बता रहा था। इसके एग्जाम्स बहुत नजदीक आ गए थे और अब इसको स्कूल से छुट्टी मिलने ही वाली थी कि भाई बच्चे लोग घर पे बैठ के पढ़ाई करो, एग्जाम्स आने वाले। तो ये आखिरी दिन अपने स्कूल गई हुई थी। तो बच्चे बहुत खुश हो गए थे कि यार कल से छुट्टी मिलने वाली है, मजा जाएगी, छुट्टी मिलने वाली है, अब तो घर पे एंजॉय करेंगे, पढ़ाई करेंगे, कोई टेंशन नहीं है, फिर एग्जाम हो जाएंगे, फिर तो गर्मियों की छुट्टी। ऐसे ऐसे मतलब सब बच्चे खुश थे। तो अपनी श्रुति भी बहुत ज्यादा खुश थी। वो साइकिल से स्कूल गई हुई थी और लौट भी रही थी साइकिल से। फास्ट साइकिल चला के घर जा रही थी कि अरे वाह, आज तो स्कूल का आखिरी दिन था। और ये एक सुनसान इलाके में पहुंची रही होगी। भरी दोपहरी का वक्त था, आसपास कोई इंसान भी नहीं था कि झटके में इसकी साइकिल की चेन टूटी। ये तुरंत उतरी और देखी ये क्या हो गया। चेन टूटी नहीं, मतलब चेन उतर गई। मतलब समझ रहे हो, टूटना मतलब 2 टुकड़े हो जाना होता है चेन का। चेन उतर गई। इसने बोली अरे यार, चेन चढ़ाना पड़ेगा। ये साइकिल को मेन स्टैंड में लगाई और साइकिल की चेन चढ़ाने लगी। चेन चढ़ाते चढ़ाते उसकी उंगली चेन के बीच में दब गई और उसका खून आ गया, कट गया उसको। तो अचानक से ऐसा झटका लिया और बहुत ज्यादा खून आ गया था। तो ऐसा रोकने की कोशिश करने लगी। ये अपनी उंगली से खून रोकने की कोशिश कर ही रही है कि पीछे से किसी की बड़ी डरावनी सी इसको आवाज सुनाई देती है। एक तो चेन उतर गई है, भरी दोपहरी का वक्त, आसपास कोई है भी नहीं, खून निकल रहा है, दर्द हो गया और ये भारी आवाज। ये थोड़ी सहम गई, कौन है करके ऐसा पीछे पलटी तो क्या देखती है, एक आदमी, बड़ी बड़ी आंख लिए, लाल आंखें हैं पूरी। ऐसा लग रहा है कि ना जाने ये कितने दिनों से नहीं सोया है। बड़ी बड़ी दाढ़ी है, दाढ़ी भी इसकी सेट जैसी नहीं है, मतलब बिल्कुल अनटाइडी सी दाढ़ी है। बाल भी उसके ऐसे है कि ना जाने कितने दिनों से धोया नहीं है, लंबे से बाल है। इसके पास से एक अजीबो गरीब तरह की गंध आ रही है। वो सुगंध थी कि दुर्गंध थी वो तो नहीं मालूम, लेकिन ये अलग ही तरह की गंध थी। उस आदमी ने ऊपर कुछ नहीं पहना हुआ था, नीचे कुछ नहीं पहना हुआ था, सिर्फ एक लंगोट पहना हुआ था। वो भारी आवाज में इसको कुछ तो बोला था और ये ध्यान नहीं दे पाई थी, सिर्फ सहम गई थी और सहम कर पलट कर देखी थी। इस आदमी के हुलिये को देखकर ये और भी ज्यादा घबरा गई। ये आदमी इसको घूर घूर कर देखने लगा। ये कुछ बोलती, कुछ रिएक्ट करती, ये कहां से इतनी अपनी हिम्मत जुटा लेती यार। ये सब छोड़ी छाड़ी और सिर्फ उस आदमी के हुलिये को देखकर, उसके लुक को देखकर डर के गंदी तरीके से भागी। अपनी साइकिल वाइकल वहीं पर छोड़ दी, वहीं पर पटक दी, बैग वैग सब। वो चिल्लाया पहले बहुत अजीब तरीके से। यार आप इमेजिन करो, आप बच्चे हो, आप किसी ऐसी सुनसान जगह में आपको लग गया है और पीछे से भारी आवाज में आपको कोई चिल्लाया, पलट कर देखे तो उसका इतना खौफनाक रूप। ये देखकर सहम गई और भागी है बड़ी गंदी तरीके से अपने घर की तरफ। हांफते हांफते घर पहुंची। मम्मी ने बोली बेटा क्या हो गया, परेशान लग रही है। इसका एक तो खून भी आया हुआ है, ऐसी भागते हुए भी आई हुई है, पसीना पसीना हो गई। तो मम्मी डर गई कि ठीक तो है कि नहीं सब। लेकिन इसने मम्मी को जब पूरी बात बताई तो मम्मी को थोड़ी जान में जान आई कि चलो। और जिस आदमी को देखी होगी वो आदमी रहा होगा कोई। लेकिन मुंबई में देखो भाई, जिस तरह के हुलिये की मैं बात कर रहा हूँ, उस तरह के हुलिये के लोग छोटे गांव में घूम सकते हैं। गांव में क्या थोड़े फ्री माइंड के लोग रहते हैं, टेंशन फ्री रहते हैं कि लुंगी में ही बाहर निकल गए, है ना। कई बार लंगोट में भी निकल जाते हैं, ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं। ऐसे मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ज़्यादा माइंड नहीं करते हैं चीज़ों को, एकदम टेंशन फ्री रहते हैं। लेकिन मुंबई जैसे मेट्रो सिटीज़, बड़ी सिटीज़ में लोग ऐसे करते हुए दिखना इतना आसान नहीं है। मतलब नॉर्मली लोग ऐसे बाहर नहीं निकल जाते। आप खुद समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो उसकी मम्मी भी थोड़ी शॉक हुई कि कैसे हो सकता है, लेकिन अगले ही पल दिमाग में चलो एक नॉर्मल इंसान ही तो था। ये बहुत डर गई थी बेचारी लड़की। श्रुति ना दोपहर में आज खाना भी नहीं खाई घर पे और अपने कमरे में जाकर सो गई और शाम तक नहीं उठी।
उसके पापा आए अपने काम से और बोले कि श्रुति कहाँ है, श्रुति कहाँ है। तो मम्मी ने बताया कि अंदर सो रही है, उठाओ उसको। उसकी मम्मी उठाने के लिए उसके कमरे में गई है तो हाथ लगाते से ही क्या देखती है, उनकी बेटी का शरीर, उनकी बेटी यानी श्रुति का शरीर पूरी तरीके से तप रहा है, बहुत तेज फीवर है। वो बहुत घबरा जाती है कि अरे क्या हो गया इसको। तुरंत इसके पापा को बुलाती है और बोलती है कि जल्दी से आप डॉक्टर को फोन करो। वो तुरंत अपना मोबाइल निकालते हैं और क्या पाते हैं कि उनका मोबाइल तो बहुत बुरी तरीके से हैंग हो रहा है। इनका दिमाग खराब हो जाता है कि यार मेरा मोबाइल ऐसा हैंग क्यों हो रहा है। उसी पल उनको ये फीलिंग आती है कि काश इस मोबाइल की जगह मेरे पास कोई दूसरा मोबाइल होता, कोई अच्छा मोबाइल होता। हैंग किया, लेकिन किस्मत से उनकी वाइफ यानी कि श्रुति की मम्मी का मोबाइल चालू था। वो तुरंत उनका मोबाइल उठाते हैं, डॉक्टर साहब को फ़ोन करते हैं और डॉक्टर घर पर आते हैं। इसका ट्रीटमेंट शुरू होता है और डॉक्टर साहब बोलते हैं कि इसका फीवर सर पर चढ़ चुका है। और दिमाग पर फीवर चढ़ने का मतलब ये होता है कि अब कुछ भी हो सकता है किसी भी वक्त। डॉक्टर साहब ने बोले कि इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। उसको हॉस्पिटल लेकर गए। अब भाई वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट वगैरह शुरू हुआ, इसको एडमिट कर दिए। डॉक्टर साहब ने इसको लगभग 4 से 5 दिन तक यहाँ पर एडमिट रखे हैं। अब 3 या 4 दिन में इसके एग्जाम्स शुरू होने वाले थे। डॉक्टर साहब से इसे घर वाले बात करते हैं, बोलते हैं कि फाइनल एग्जाम से बच्ची को घर ले जाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब ने बोले ठीक है, अभी इसकी हालत थोड़ी स्टेबल भी है, आप दवाइयाँ कंटिन्यू रखो, कुछ भी ज़रूरत पड़े तो तुरंत फ़ोन कर देना। इसको घर पर लेकर आ गए। अब थोड़ी ये वेल थी, लेकिन दुनिया के नज़र में अंदर से तो ये खोखली होती जा रही थी, क्योंकि ये जब भी अकेली वॉशरूम की तरफ जाती थी तो इसको दरवाजे पर ही खड़ा हुआ कोई तो भी बहुत डरावनी शक्ल का दिखाई देता था। कभी रात बेरात प्यास लगी, पानी पीने जा रही है तो किचन में एकदम पानी का जो वाटर फिल्टर था उसके पास एक डरावनी शक्ल की औरत बैठी हुई दिखाई देती थी। तो कभी कोई दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ इसको आती थी। रात में घर में सब सो रहे हैं, ये खोलने के लिए जाती थी तो क्या पाती थी कि इनके मेन दरवाजे के जस्ट बाजू में एक बच्ची बैठी हुई है। वो भी बहुत स्कैरी शक्ल की है, उम्र उसकी भी यही कोई 10-12 साल की है। मतलब ये इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी ये सारी चीज़ों से कि क्या करूँ कैसे करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जाग रही थी तो चारों तरफ भूत प्रेत दिखाई दे रहे हैं, सो रही हूँ तो भूत प्रेत इसके पीछे दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एग्जाम देने के लिए एग्जाम वाला दिन आ गया, ये एग्जाम अपना लिख रही है सबसे आखिरी वाली बेंच में बैठ के, तो पीछे से फील हो रहा है इसके बाल को कोई टच कर रहा है, इसकी पीठ को कोई सहला रहा है। पलट कर देखती तो इसके आसपास कोई होता ही नहीं, हो भी नहीं सकता था क्योंकि ये दीवार है और ये बैठी हुई है और दूर दूर बैठते थे बच्चे एग्जाम्स में, तो किसी के सहलाने की कोई बात ही नहीं थी। कई बार टीचर्स की शक्ल में इसको डरावने भूत प्रेत शैतान दिख जाया करते थे। जैसे तैसे करके भैया ये एग्जाम्स वाले दिन कटे, इसने तो झेल ली थी इतने दिन, लेकिन फिर आखिरी दिन आकर घर पर जोर जोर से रोने लगी और मम्मी को बताने लगी, मम्मी मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे ठीक कर दो, कैसे भी करके ठीक कराओ, मुझे ऐसा ऐसा होता है। मम्मी को ऐसा लगा कि बच्ची को फीवर है पिछले काफ़ी दिनों से, तो ऐसे वहम, ऐसे इल्यूजन्स हो रहे हैं। और बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे मानते हैं कि बच्चों को फीवर के दौरान कुछ भी होता है तो वो सिर्फ फीवर का ही असर है, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोचते हैं। तो इसके घर वालों ने भी ऐसे ही सोचे। अब एग्जाम्स तो खत्म हो गए थे, सब घर पर है, श्रुति भी घर पे, उसकी बहन प्रांजल भी घर पे है, पापा खाली काम पर गए हुए हैं। शाम के टाइम प्रांजल और मम्मी हॉल में बैठे बैठे कुछ तो भी काम कर रहे थे। श्रुति ने बोली कि मैं अंदर से आ रही हूँ, रुको 2 मिनट में। वो अंदर गई बेडरूम में और बाहर ही नहीं निकली। 1 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, बाहर नहीं निकली। रात हो गई, रात के लगभग 8 बज गए, ये बाहर नहीं निकली। तो मम्मी को थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार ये अपने रूम में बैठ के ऐसा क्या कर रही है, 2 मिनट में आ रही हूँ बोल के गई थी, सो सा गई क्या? और अगर सोई है तो बहुत देर से सो रही है, शाम के इस वक्त नहीं सोना चाहिए। उसकी मम्मी जैसे उसे कमरे में आई तो क्या देखती है कि उनकी बेटी अपना यहाँ से हाथ काट रही है, चाकू है उसके हाथ में और जो खून निकल रहा है पी रही है, फिर काट रही है, फिर पी रही है। और छोटा मोटा घाव नहीं हो रहा है, बड़ा खतरनाक गहरा घाव हो रहा है। और ज़मीन में बिस्तर में भी वो पूरे उसका दाग छींटे उड़ गए थे लिटरली। मतलब उसकी मम्मी देखकर कुछ सेकंड के लिए दंग रह गई, जोर से चिल्लाई फिर, श्रुति ये क्या कर रही है? उसने पलटकर अपनी मम्मी को देखी, उसका चेहरा लिटरली उस समय के लिए इतना ज़्यादा डरावना दिखा था कि मैं क्या बताऊं, क्योंकि आंखों की पुतली वो पूरी तरीके से पलटा चुकी थी
और बहुत डरावनी, उसका जो पूरा मुंह था वो उसके पूरे हिस्से भरा हुआ था। मैं बार बार नाम नहीं ले सकता, लेकिन मैं जब काट काट कर पी रही थी ना, उससे पूरा मुंह भरा हुआ था, दांत वात में लगा हुआ है, कपड़ों में ऐसा पूरा गिरा हुआ है। बहुत जोर से चिल्लाई और सीधे ये चाकू उठाए और खाच से ऐसा। लेकिन किस्मत से यहाँ से वो नुकीला नहीं था। उसने पहले चिल्लाई मम्मी को देख के और सीधे खाच। अब मम्मी को तो लगा कि बेटी गई उस देर के लिए। मम्मी ने बहुत जोर से चिल्लाई। मम्मी ने चिल्लाई ना तो छोटी वाली प्रांजल की हिम्मत नहीं हुई अंदर आने की, क्योंकि वो समझ गई कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी है दीदी ने। तो भाग के बाजू वाली आंटी के घर पर गई, दरवाजा खटखटा खटखटा के बाजू वाली आंटी को बुलाई ही है। आंटी अपने घर से बाहर निकली है इनके घर पे आने के लिए कि श्रुति प्रांजल के पापा भी आते हुए दिख गए। ये चिल्ला चिल्ला के पापा को ही बता रही है, रोने लगी, पापा अंदर चलो अंदर चलो। सब लोग अंदर आए हैं तो क्या देख रहे हैं कि उसकी मम्मी उसके हाथ से चाकू छीनने की कोशिश कर रही है और उसको संभालने की कोशिश कर रही है, और बहुत जोर जोर से चीख रही है, एक अलग ही लैंग्वेज में कुछ कह रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है इन लोगों को। फिर भी जैसे तैसे करके आस पड़ोस के लोग आ गए थे फ्लैट के, मतलब एक ही फ्लोर में जितने लोग रहते थे। इसको उठाए हैं और इनके पास कार थी, कार तक लेके जा रहे हैं। लगभग पूरी बिल्डिंग इकट्ठी हो गई। कार में जैसे इसको डाले और कार स्टार्ट करने को हुआ है ना, कार चालू ही नहीं हो रही है। दूसरे वाले ने बोला कि भाई साहब हमारी कार में ले चलिए, आपकी कार में कुछ प्रॉब्लम है। तो उस दूसरे आदमी की कार में डाले तो भी कार स्टार्ट नहीं हो रही है। ऑन द स्पॉट 4 कार टेस्ट किए थे, चारों पड़ोसियों की, एक ही बिल्डिंग में रहने वाले लोगों की। चारों की कार चालू नहीं हुई थी और इसका शरीर ठंडा होता जा रहा था और इसके रिएक्शंस ऐसे हो रहे जा रहे थे कि मैं आपको समझा नहीं सकता। बहुत ख़राब कंडीशन हो गई थी। इतने में किसी ने किसी बाबा को फ़ोन कर दिया था। इनके ही बिल्डिंग का कोई रहने वाला होगा, किसी तांत्रिक बाबा को फ़ोन कर दिया था। और तांत्रिक बाबा उतने में एंट्री लेते हैं। नीचे पूरी सोसाइटी में भीड़ लग चुकी है, ये सब कुछ हो रहा है, और सोसाइटी में एंट्री करते हैं तांत्रिक बाबा। तांत्रिक बाबा बोलते हैं कि अच्छा यही बच्ची है, मैं समझ गया, आप जल्दी से घर ले चलिए और आप लोग जितने भी लोग हैं सब अपने अपने घर चले जाइए, इनके घर पर मत आइए। तो सब अपने अपने घर चले गए और तांत्रिक बाबा के साथ जैसे तैसे करके श्रुति को उनके घर पर लाया गया। अब तांत्रिक बाबा लगे हैं पूछने में, लेकिन श्रुति एक शब्द भी तो हो बोल दे, कुछ नहीं बोली, कुछ नहीं बोली। फिर तांत्रिक बाबा ने मुट्ठी भर के चावल निकाले हैं, उसमें कुछ मंत्र पढ़े, फूके और उसके ऊपर फच से ऐसे फेंक के मारे हैं। और जैसी चावल इसको लगे हैं, ये बहुत जोर से चिल्लाई फिर से और बोली, तू मेरा क्या कर लेगा रे, मैं डाकिनी हूं। बस वहीं पर सबके हाथ पैर ठंडे हो गए, क्योंकि श्रुति के मम्मी पापा ने भी डाकिनी के बारे में सुने हुए थे कभी ना कभी, और तांत्रिक बाबा को तो पता ही था, ऑब्वियसली पता ही होगा। एकदम एक सन्नाटे वाला माहौल छा गया। सिर्फ प्रांजल को कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन फिर बाबा बोलते हैं कि तुम इसके शरीर में क्यों आए? तो बताती है कि ये लड़की कहीं से लौट रही थी, इसके हाथ से खून निकला और वो खून पीकर मैं इसके शरीर में घुसी हूँ। फिर बाबा ने पूछे, लेकिन क्यों, इसी लड़की के शरीर में क्यों? इतने लोगों के साथ तू देखती होगी, इतने लोगों के शरीर में तू प्रवेश कर सकती थी, इसी लड़की के शरीर में क्यों प्रवेश करी? तो ये क्या बताती है कि ये कोई साधारण लड़की नहीं है, ये एक लड़की का पुनर्जन्म है, जिस लड़की को मैं पिछले जन्म में बहुत अच्छे से जानती थी। तांत्रिक बाबा बोलते हैं, क्या बोल रही है, थोड़ा अच्छे से बता। फिर वो हंसने लगती है ज़ोर ज़ोर से। फिर तांत्रिक बाबा कुछ मंत्र पढ़ते हैं और फिर उससे पूछते हैं। वो बताती है कि पिछले जन्म में ये लड़की, इसकी माँ और इसका बाप कहीं जा रहे थे, उनकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, सबकी मृत्यु हो गई। उन सभी का खून ज़मीन में फैल गया था और उसमें से जो बच्ची का खून था वो अलग ही स्वादिष्ट था। मुझे कैसे भी करके उस बच्ची के शरीर में प्रवेश करना था, लेकिन कैसे करती, उस बच्ची की तो मृत्यु हो चुकी थी। मैं तब से उसी की तलाश में थी। उसका जब तक अगला जन्म नहीं हुआ, मैं भटकती रही उसी रास्ते में जहां पर उन लोगों की सड़क दुर्घटना हुई थी। और इतने साल बाद वही बच्ची एक अलग रूप में मुझे दिखाई दी। मैं समझ गई उस बच्ची का ये अगला जन्म है। और इसके हाथ से भी जब खून निकला, इतने सालों की कोशिश करने के बाद, इतने सालों का इंतजार करने के बाद, जब मैंने वापस से वो खून देखी,
तो मैं खुद को रोक नहीं पाई और मैं तुरंत ही इसके शरीर में प्रवेश कर गई। और इसके शरीर में केवल मैं नहीं हूं, इसके शरीर में इसकी मां भी है, तुम उसी से बात करो। ऐसा बोल के वो बेहोश हो गई, बेहोश हो गई। फिर 2 मिनट तक सब शांत। फिर से उठी और अब जो वो बोल रही है वो डाकिनी की उसमें नहीं बोल रही है, वो एक औरत की उसमें बोल रही है। और वो क्या बोल रही है औरत, कि मैं इसको लेकर ही जाऊंगी, ये मेरी बेटी है, ना जाने मैं कितने सालों से इंतजार कर रही थी, अब ये मुझे मिली है सिर्फ उस डाकिनी की वजह से, मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं इसको लेकर ही जाऊंगी। तो इसकी मम्मी फिर इसको बोलती है, मतलब जो एक्चुअल जो श्रुति की मम्मी थी वो बोलती है कि तुम ये क्यों कर रही हो, मैं भी एक माँ हूं और मैं समझ सकती हूं तुम भी एक माँ थी, तुम्हें उससे इतना प्यार था कि तुम अब तक उसे नहीं छोड़ पाई हो। तो जरा सोचो, ये तो हंसती खेलती बच्ची थी मेरी, अभी तक इसको कोई परेशानी नहीं थी, तुम अचानक से इसको लेकर चली जाओगी तो मेरी जिंदगी उजड़ जाएगी, मैं कैसे जीऊंगी इसके बिना। तुम मेरी बच्ची को ले जाकर मेरे पूरे खानदान को खत्म कर दोगी, उसे छोड़ दो। ऐसा करके बहुत जोर जोर से रोने लगी श्रुति की मम्मी और लगभग 10 मिनट तक रोई है। तब तक श्रुति ऐसी, मतलब श्रुति के अंदर वो आत्मा अभी भी एक्टिव है, और फिर शांत होके सो गई। फिर बाबा ने बोले कि अब हमें लग रहा है कि इसकी कंडीशन ठीक है। बाबा ने बोले कि एक काम करो, इसको शिव मंदिर लेकर जाओ। बाबा ने किसी एक शिव मंदिर का उनको एड्रेस बताया जो कि मुंबई के थोड़े आउटर इलाके में था। बोले वहाँ पर ले जाने के बाद वहाँ के पुजारी जी से मिलो। ये सब कह के बाबा चले गए। ये तुरंत ही उसको उठाए, वो अभी भी बेहोशी की हालत में, शिव मंदिर लेकर गए। वहाँ पर जाके पुजारी जी को सारी बात बताए हैं। पुजारी जी ने जो वहाँ पे शिवलिंग था उनका जो अभिषेक हुआ था, उस दिन रुद्राभिषेक रखा गया था, तो रुद्राभिषेक का जो भी मतलब जैसे दूध बचा रहा होगा या पानी बचा रहा होगा उसको इसके पूरे शरीर में लगाए हैं और फिर वहाँ पर महामृत्युंजय मंत्र का जाप किए नॉन स्टॉप, उस समय से लेकर अगली सुबह तक। फिर जाकर ये ठीक हुई है। लेकिन घर वाले तो घर वाले, उनको कहाँ से तसल्ली मिले। वो अपने घर पहुँचे, फटाफट सामान पैक किए और अपने गांव गए और गांव में भी जाके बच्ची को झड़ाए फुकवाए हैं। लगभग 1 महीने गांव में रहे हैं और फिर लौट कर आए। अभी बच्ची पूरी तरीके से ठीक है, लेकिन आज भी जब भी उन रातों को, 5 साल हो गए, जब भी उन रातों को याद करते हैं ना इसे घर वाले, तो सहम से उठते हैं। अच्छे से सारी चीज़ें तो श्रुति को याद नहीं है, ना ही प्रांजल को याद है। प्रांजल बहुत ही छोटी थी, लेकिन फिर भी मम्मी बताती है, पापा बताते, जितना कुछ श्रुति को याद है वो बताती। तो प्रांजल ने ये सब लिखती गई और एक दिन ये डिसाइड करी कि ये पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए। और श्रुति ने हमको इंस्टाग्राम पर लिख कर भेज दी। हमने सोचा कि क्यों ना आज ये एपिसोड बनाकर सभी लोगों को ये जानकारी दे कि कभी भी आपका कहीं हाथ वाथ कट जाए रोड में तो तुरंत ही खून रोकने की कोशिश करें, ज़मीन अमीन में ना गिरने दे, क्योंकि आसपास बहुत सारी एनर्जीज भटक रही होती हैं। तो संभल कर रहे हैं। अभी कितना ही संभल लेंगे इंसान यार, कभी कभी ऐसा लगता है कि जिंदा तो रहना ही है, जो होना होगा वो तो होके ही रहेगा, जो किस्मत में लिखा है। इसी किस्मत में जो लिखा हुआ था वो हुआ ही हुआ। लेकिन घर वालों के नज़रिए से देखे तो सही समय पर सही कदम उठाए और सब कुछ अच्छा रहा। खैर, अब इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन